तो जब भी रोम के लोग जैसे इंटर होते थे तो इस्लाम धर्म वाले वहाँ पर उसको पकड़ के जबरन उसको इस्लाम धर्म घूमते रहते थे। इधर भोजन खत्म हुआ तो दूसरे इलाका में चले गए, उधर खत्म हुआ तो दूसरे इलाका में चले गए, ऐसे कर करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जनजातीय लोग थे। तो ये सारी जब सभ्यताएं अस्तित्व में पनप रही थी तब तो यूरोप का कोई सभ्यता ही नहीं था। इसका तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता यूनानी सभ्यता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से वो भारत का राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया? क्योंकि मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था। तो एक समय ऐसा लगने लगा था कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर देगा, उसकी जगह ये ले लेगा। क्योंकि आपने देखा भी होगा, जब हमने बताया था तो कृष्णा से अटक तक नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हिस्ट्री के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने 18वीं सदी की पूर्वार्ध का भारत का जो इतिहास है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि मतलब कुछ क्लासों से हम लोग उसी क्लास को मतलब रेगुलर कर रहे थे। मतलब शायद लगता है 6-7 क्लास हुए होंगे जिसमें ये 18वीं सदी का पूर्वार्ध का जो हमारा टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे कल की क्लास में, मतलब पिछले क्लास में। जैसे कि मेंस का कुछ क्वेश्चन था, प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चन था, किस तरीके से मतलब क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध का टॉपिक है। क्योंकि देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था, देखिए, एक पार्ट था फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। और सेकेंड पार्ट था सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिए, पहला तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध का जो हमारा टॉपिक था, 18वीं सदी के पूर्वार्ध, और दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो उत्तरार्ध। जब हम सिलेबस की बात कर रहे थे उस समय हमने बताया था। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे 18वीं सदी के इतिहास। उसमें हमने 2 टॉपिक बनाए थे। एक पूर्वार्ध का टॉपिक जो 1700 से लेकर के 1700 ईस्वी से, मतलब 1707 से ऐसे, मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद से वहाँ 1750 ईस्वी तक, और इसमें फिर 1750 ईस्वी के बाद का हम लोग क्लास देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में आज हम लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध का क्या थीम होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध का इतिहास। देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध का इतिहास यानी सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब इसमें जो है, जो हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा, जिसे देखिए इस काल में हमने क्या क्या देखा था। जैसे देखिए, 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध का जो हमारा टॉपिक था उसमें क्या क्या था, उसका थीम क्या था, मतलब पॉइंट क्या क्या थे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया है और कई छोटे छोटे राज्य उद्भव हो रहे हैं, पहला थीम। दूसरा थीम था कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध के काल को कौन सा काल माने, हम संकट का काल माने या फिर नई संभावनाओं का काल माने, उसके बारे में। और तीसरा जो पार्ट था वो था मूल्यांकन के बाद, कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन कैसे करें। तो ये 3 टॉपिक्स थे जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक चीज़ और बताते हैं, जैसे पूरा टॉपिक जो 18वीं सदी का पूर्वार्ध का जो टॉपिक है हमारा वो तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ थॉट्स के बारे में, कुछ विचार आप सोचें उसके बारे में, उन टॉपिकों के बारे में, ताकि आप अच्छे से उसका रिवीजन कर पाए। एक रिवीजन के तौर पर
जो होता है ना कुछ कुछ पॉइंट आपको हम हर टॉपिक के बाद बताएंगे कि इस पर आप सोचिएगा। सोचने से क्या होता है ना कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और बेहतर हो जाता है। ठीक है, आप रटिए मत, उसके बारे में सोचिए। जैसे आपको कुछ बताते हैं, जैसे कि इसको हटाते हैं। देखिए, आपको 18वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध के लिए ये आपका काम है, ये आपके लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, आप खुद इसको कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप सोचने का काम कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप सोचिए कि 18वीं सदी के, आप लिख लीजिए ना, 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में यानी कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात 18वीं सदी के मध्य का भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, क्या था। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप समझिए। ठीक है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद 18वीं सदी के मध्य का भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। पहला पॉइंट इसको आप लिख लीजिए और इसमें आप जो है इसके बारे में सोचिए। ठीक है, आपके अंदर वो पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या आया था, क्या क्या किन किन राजनीतिक परिदृश्य को हमने देखा था। मुगल साम्राज्य विघटन हो रहा है, उसके कब्र पर कई सारे राज्य उद्भव हो रहे हैं, उत्तराधिकारी राज्य है, विद्रोह के द्वारा जो उत्पन्न हुए राज्य हैं वो हैं, उन राज्यों की वजह से जो है राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा बदल रहा है। ये सारा चीज़ आप मतलब एक इमेज के तौर पर आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप सोचिएगा कि इस समय के जो काल है, जैसे 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध का जो काल है, उस काल को हम संकट का काल माने या नई संभावनाओं का काल माने। जो 18वीं सदी का पूर्वार्ध का जो समय है, उसमें हम उस काल को, उस टाइम को हम क्या माने, संकट का काल माने या नई संभावनाओं का काल माने। ये दूसरा पॉइंट अब सोचिएगा इस पर। ये कल की पिछले क्लास में हमने बताया था, जो वैकल्पिक विचार के तौर पर जो हमने बात किया था, उन विचारों को आप याद कीजिए। कीमती धातुओं का आगमन हो रहा है, नकदी फसल विस्तार हो रहे हैं, कृषि का मौद्रीकरण हो रहा है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो रहा है, कला साहित्य का क्षत्रिय शासकों के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। तो इन सब विचारों के बारे में आप सोचिए, उस पर थोड़ा सा एक बार नज़र दोहराइए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप इस बिंदु पर सोचे कि मराठा तमाम कोशिशों के बावजूद मराठा मुगल साम्राज्य को विस्थापित नहीं कर सका। मतलब मुगल साम्राज्य को हटाकर उसके जगह अपने आप को नहीं रख सका, क्योंकि मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था। तो एक समय ऐसा लगने लगा था कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर देगा, उसकी जगह ये ले लेगा। क्योंकि आपने देखा भी होगा, जब हमने बताया था तो कृष्णा से अटक तक मराठे के घोड़े दौड़ रहे थे, झंडे फहरा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक ऐसा सिचुएशन आया था। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप समझिए, क्यों नहीं विस्थापित कर सके। इसमें हमने 4 पॉइंट्स बताए थे। उन पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश कीजिए, सोचिए उस पर, क्यों नहीं ऐसा कर सके मराठा। हमने बताया था 4 पॉइंट कि एक तो अनियमित कर, चौथ और सरदेशमुखी जैसे। दूसरा, मराठा परिसंघ का सामंती हो गए। तीसरा, कृषि और उद्योगों पर ध्यान नहीं दिए। गंगा यमुना का जो द्वाब था, कृष्णा गोदावरी का द्वाब था, वो उपजाऊ क्षेत्र था, उस पर लोग ध्यान नहीं दिए। कृषि करते, प्रोडक्शन करते, आर्थिक मजबूती आता, नहीं किए। और एक और लास्ट पॉइंट हमने बताया था कि मराठा का जो मतलब जब संकट काल आया, जब संकट के समय मराठे ने मतलब एकजुटता नहीं दिखाई, मतलब सारे मतलब जो परिसंघ के जो नेता थे या फिर जो देश के जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको एकजुट करने में असफल रहा था। तो ऐसे करके आप सोचिए, ये जो 3 पॉइंट ये आप पर उधार है, आप इसको जो है सोचिए। सोचने से एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा आपका क्लैरिटी जो है, क्लियर ऑफ विजन आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। तो आप इसके बारे में सोचिएगा। ये 18वीं सदी के पूर्वार्ध के लिए है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप सोचिए इस पर, ठीक है।
फिर से हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के स्थान पर, जहाँ पर हम लोगों को अब शुरुआत करना है। तो हमारा आज से जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध का इतिहास। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये आज से हमारा ये टॉपिक शुरू होने वाला है। इसका थीम क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला चीज़, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यही है ना, यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा पहला पॉइंट है यूरोपीय कंपनी भारत में आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा भारत एवं एशिया में बढ़ती हुई व्यापारिक गतिविधियां देखिए, पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि यूरोपीय कंपनी भारत में आते हैं और जैसे भारत में तो आते ही है, यूरोपीय कंपनियों का तो आगमन होता है, भारत में ही नहीं एशिया में भी होता है, चाइना में भी होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी होता है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और भारत और एशिया में बढ़ती हुई जो इनकी व्यापारिक गतिविधियां थी उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, आखिर क्यों ये व्यापारिक कंपनियां क्यों आ रही थी, क्यों बढ़ रही थी, इन सब सारे टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। दूसरा पॉइंट, अब जब व्यापारिक गतिविधियां आ रही है तो इसको समझने से पहले हमको एक चीज़ और समझना होगा कि 17वीं शताब्दी का व्यापारिक क्रांति, थोड़ा सा हमको इसको समझना होगा, तथा 17वीं शताब्दी का भूमंडलीकरण, और व्यापारिक क्रांति हम लोग समझेंगे, तब जाकर के मतलब एक बेहतर कॉन्सेप्ट हमारे अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तीसरे नंबर पॉइंट में, जिसमें हम लोग जैसे कि जो ब्रिटिश कंपनी जो भी आई थी, तो ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से भारत का राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरण कैसे हो गया, इसको समझेंगे। यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो है व्यापारिक कंपनी थी, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से वो भारत का राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया, इसको समझेंगे, इन टॉपिक्स को समझेंगे।
फिर उसके बाद एक और टॉपिक इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग युद्ध के बारे में समझेंगे। इसमें 2-3 युद्ध को समझेंगे, जैसे कि एक तो बैटल ऑफ प्लासी है, प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। तो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का युद्ध ये तो इम्पोर्टेंट युद्ध हो ही जाता है। और तीसरा एक और युद्ध हम जानेंगे जो कुछ हद तक महत्वपूर्ण है, कर्नाटक का युद्ध, उसको भी समझेंगे। तो एक और पॉइंट हम लोग बनाते हैं, एक प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध, और तीसरा कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग ये 18वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध का इतिहास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ तथा भारत एवं एशिया में उसकी बढ़ती हुई जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, ऐसा क्यों हुआ। दूसरा 17वीं शताब्दी का व्यापारिक क्रांति तथा भूमंडलीकरण, वो समझेंगे। ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति कैसे बना। फिर प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और कर्नाटक का युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध के इतिहास वाले टॉपिक्स के अंदर। क्लियर है? तो यही 4 पॉइंट्स पर हम लोग काम करते हैं। तो आते हैं आगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा भारत एवं एशिया में बढ़ती हुई इनकी व्यापारिक गतिविधियों को समझते हैं और कोशिश करते हैं समझने का अच्छे से। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ यदि आपको हम बता दें कि आप खुद समझिए, थोड़ा सा आपको एक देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि यूरोप में, आप ध्यान से समझिए, यूरोप में जैसे देखिए ये है हमारा भारत, ये इंडिया है, इंडिया तो आप देख ही रहे होंगे। देखिए ये है इंडिया, ठीक है, उसमें इस तरीके का। अब आप देखिए यूरोप में आखिर ऐसा क्या हुआ था, या फिर भारत में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, एशिया में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इतने सारे व्यापारिक कंपनियां एशिया में एंटर होते हैं, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को ग्रोथ करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आखिर क्या हुआ था, इस मैटर को समझेंगे। अब आप समझिए कि एक तो पूरी दुनिया में एशिया सबसे बड़ा देश, महाद्वीप, उस समय थोड़ा सा आपको जैसे प्राचीन में जाना पड़ेगा ना, तभी तो आपको ये प्रश्न पता चलेगा कि आखिर ये यूरोपियन कंपनियां कौन थी। ये यूरोपियन कंपनियां आखिर आई तो भारत और एशिया में इनको क्यों दिलचस्पी इतना था, आखिर ये कंपनियां आई ही क्यों थी। 16वीं सदी के आरंभ में आई, 17वीं सदी तक अपनी गतिविधियां तेज कर दिए और 18वीं सदी तक तो भारत के भूभाग पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिए। तो आखिर क्यों ऐसा कर रहे थे, इसका कारण ढूंढना होगा ना। तो इसका कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर, देखिए कोई बात नहीं, यहाँ समझते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग ये कोशिश करते हैं समझने की कि थोड़ा सा जैसे बैकग्राउंड समझना होगा ना, जैसे कुछ समझने के लिए पहले कुछ समझना होता है, कुछ आगे समझने के लिए बैकग्राउंड, कुछ नॉलेज होना चाहिए ना, तभी ना हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए अब बात करते हैं प्राचीन काल की। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप था, आज भी है,
उसके बाद अफ्रीका और यूरोप, बस 3 ही अस्तित्व में थे उस समय। महाद्वीप के अस्तित्व में बस 3 ही महाद्वीप थे, एक एशिया था, दूसरा अफ्रीका और तीसरा यूरोप महाद्वीप। क्लियर है? अब जब ये 3 महाद्वीप थे तो इन तीनों महाद्वीपों को हम कैसे समझें? यानी कि अब ध्यान से समझिए, ये अमेरिका तो था नहीं, अमेरिका को उस समय तो कोई मतलब था लेकिन पता नहीं था किसी को। ऑस्ट्रेलिया कोई पता नहीं, बस 3 ही महाद्वीप सबको पता थे। समझ रहे हैं? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन जानने से पहले आप एक चीज़ और समझिए कि एशिया, जहाँ पर अपार संसाधन है, संसाधनों का भरपूर मात्रा है, यहाँ पर भारत और चाइना के इलाके में, दक्षिण पूर्वी एशिया में अपार संसाधन है। अफ्रीका में संसाधनों के मतलब भरमार है, लेकिन यूरोप में तो संसाधन था नहीं। संसाधन जो अभी आप यूरोप जो देख रहे हैं, इतने विकसित यूरोप, वो तो पहले से संसाधन था ही नहीं, वो तो पहले उतना विकसित था ही नहीं। अब आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको शायद ये पता होगा कि पूरे दुनिया में सबसे प्राचीनतम सभ्यता किसका है? सबसे पहले किन लोगों का सभ्यता विकास हुआ, कहाँ पर विकास हुआ पूरे वर्ल्ड में? अब बताइए। तो ये क्वेश्चन आपसे है, आप बताइए। देखिए, ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड उस समय बस 3 ही महाद्वीप का था, क्योंकि इन सारे महाद्वीपों के बारे में लोगों को पता नहीं था। ठीक है? तो जब पूरा वर्ल्ड यही 3 महाद्वीप के अंदर है, तो आप समझिए कि यहाँ पर आपने मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम सुने होंगे, मिस्र की सभ्यता का नाम सुने होंगे, हमारे यहाँ सिंधु घाटी हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम सुने होंगे आपने, हड़प्पा सभ्यता की। ये सभ्यता, देखिए ये सभ्यता कहाँ थी? जैसे मिस्र में ये जो नाइल नदी जिसको आप कहते हैं, जो नील नदी जो आप बोलते हैं, नील नदी, नाइल नदी जो होता है, तो उस इलाके में थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दे क्या? देखिए, तो ये जो अफ्रीका, ये जो मिस्र वाला इलाका है, तो यहाँ जो नील नदी जो निकलता है, तो नदी के पास ये मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ इराक के पास आप देखिए, तो यहाँ इस वाले इलाके में इराक के पास आप देखिएगा, तो आपको यहाँ पर दजला फरात नाम का जो नदी है, उसके घाटी में मेसोपोटामिया का सभ्यता उद्भव हुआ। मेसोपोटामिया का सभ्यता जो है, दजला और फरात, दजला जो है वो पूर्वी साइड में था, मतलब पूर्व साइड में, और फरात पश्चिम साइड में, और बीच में मेसोपोटामिया का सभ्यता था, जो घाटी था, उसी घाटी में मेसोपोटामिया सभ्यता उभरा, जो अभी इराक में है। फिर इसी मतलब 100-200 साल का अंतर था। उसके बाद फिर ये इंडिया में सिंधु नदी के पास जो सभ्यता उद्भव हुआ, जिसको कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। मानते हैं कि मतलब हड़प्पा सभ्यता इन 2 सभ्यताओं से 100-200 साल बाद में आया, लेकिन हम समकालीन इन सभ्यताओं को देख सकते हैं। तो जब ये सभ्यता पनप रही थी, उस समय यूरोप का तो कोई पता भी नहीं था। जब ये सभ्यता पनप रही थी, उस समय तो यूरोप का कोई पता ही नहीं था। बाद में फिर चाइना का सभ्यता, चीन की सभ्यता आता है, तो यूरोप का सभ्यता कहाँ है? और वो लोगों को कहते हैं कि हम सभ्य बना रहे हैं, तो वो तो सभ्य था ही नहीं। जब हम लोगों ने, जब ये सारी सभ्यताएं सभ्य से सभ्यताएं बनी, तो ये सारी जब सभ्यताएं अस्तित्व में पनप रही थी, तब तो यूरोप का कोई सभ्यता ही नहीं था। इसका तो सबसे प्राचीनतम सभ्यता यूनानी सभ्यता है, और वो भी लैटिन अमेरिका के जो सभ्यता है, आप माया सभ्यता का नाम सुने होंगे। तो माया सभ्यता का जो मतलब माया सभ्यता जो है, वो यूरोप के यूनानी सभ्यता से तो पहले से थे। तो यूरोप तो सबसे पीछे चल रहा था। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमने लोगों को सभ्य बनाया? हमारा ये जिम्मेदारी है, हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम लोगों को सभ्य बनाएं। कैसे कह सकते हैं? पहले तो सभ्य वो थे ही नहीं, वो तो सबसे दुनिया में सबसे पीछे चल रहे थे।
आपको यदि हम बता दें तो यूनान का जो सभ्यता है, तो यूनानी सभ्यता तो यूनान की सभ्यता का यदि क्लासिकल फेज देखें हम, तो वो तो 550 ईसा पूर्व दिखाता, 550 ईसा पूर्व क्लासिकल फेज की बात कर रहे हैं। फिर यदि आप माया सभ्यता की बात करें, तो माया सभ्यता इस समय तो लगभग ये लैटिन अमेरिका की सभ्यता है। माया सभ्यता तो लगभग हमारा 2100 ईस्वी में, 2100 ईसा पूर्व में इसमें खेती शुरू हो गया था। तो फिर यूरोप तो पुराना इधर का सभ्यता है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता है, ये माया सभ्यता है। तो ये कहाँ से बोलते हैं, यूरोप वाले कहाँ से बोलते हैं कि हमारा सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है? कहाँ से कहते हैं? तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, जब ये सभ्यता इतनी पनप रही थी भारत और एशिया में, इस समय आप देखिए तो रसिया वाला जो पार्ट था, रशियन पार्ट जो था, रसिया वाला जो पार्ट है, उस रसिया वाला पार्ट में तो अभी तक मतलब वर्तमान रसिया थोड़े था, उस समय तो वो मतलब बढ़ ही रहा था, उसका तो नाम ही नहीं था। तो पूरे इस विशालकाय देश में, इस विशालकाय आकार वाले महाद्वीप में, देश में 2 ही देश थे, एक भारत और एक चाइना। 2 ही देश नजर आते थे और कोई तो देश नजर आता ही नहीं था। बड़ा आकार था ना चाइना और भारत का उस समय, क्योंकि अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं था उस समय, ऑस्ट्रेलिया का अस्तित्व ही नहीं था, यही इतना देश थे। इतने देश में रसिया अभी बढ़ ही रहा था, तो इंडिया और चाइना बड़े देश थे। तो आप समझिए, अब यदि ये यूरोप तो पीछे चल रहा था ना, अब यदि अब कहें व्यापार के अगर दृष्टि से देखें, तो भारत और एशिया और पूर्वी एशिया जो है, उसका तो व्यापार यूरोप में जो रोमन साम्राज्य है उसे प्राचीन काल से ही है, और प्राचीन काल से व्यापार होते हुए भी व्यापार का जो संतुलन है वो भारत और चाइना के पक्ष में है। अब ये व्यापार संतुलन क्या होता है, इसको अभी हम समझाते हैं। जैसे देखिए, आपको थोड़ा सा जैसे एक और फिगर दिखाते हैं आपको। देखिए, ये फिगर शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये जो इलाका है, जैसे मान ये इंडिया है, ठीक है ना, ये क्या है, ये इंडिया है। तो देखिए, और ये है अरब सागर, ये क्या है, अरब सागर। ये है फारस की खाड़ी, ठीक है, ऐसे पर्शियन गल्फ के नाम से फारस की खाड़ी। और ये है ऐसे घूम करके, अरब सागर से होते हुए ऐसे घूम करके ये आता है, ये लाल सागर, ठीक है, ऐसे करके। और ये है भूमध्य सागर, ठीक है। तो अब आप समझिए, अब यहाँ से भूमध्य सागर से जो रोमन साम्राज्य है, मतलब यूरोप का जो इलाका है, वो तो नज़दीक पड़ गया। देखिए थोड़ा सा आपको हम देखिए, यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए इस फिगर में, ये इंडिया है, तो यहाँ अरब सागर, और ये देखिए ये फारस की खाड़ी, और यहाँ ऐसे अरब सागर होते हैं, ये लाल सागर, और ये है भूमध्य सागर, और ये है हमारा मतलब ये है यूरोप। अब देखिए, हम व्यापार की यदि बात करें तो देखिए व्यापार कैसे होता था, किस रास्ते से होता था। जैसे देखिए, अब ये यूरोप है, यहाँ पर रोमन साम्राज्य है, ठीक है, यूरोप के पास। तो इसमें रोमन साम्राज्य का उद्भव है। ये रोमन साम्राज्य लगभग रोमन साम्राज्य से हमारा व्यापार ऐसे इसी तरीके से होता था। ये भूमध्य सागर में आए जहाज, और फिर यहाँ से इधर लाल सागर होते हुए इंडिया के पास पहुँचे। नहीं तो दूसरा तरीका था, इंडिया से ऐसे अरब सागर होते हुए फारस की खाड़ी में होते हुए यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से फिर स्थलीय मार्ग थोड़ा लंबा पड़ जाता था, स्थलीय मार्ग से फिर यहाँ पर भूमध्य सागर में एंटर होते। तो इस तरीके से व्यापार होता था।
अब जब व्यापार इस तरीके से हो रहा है उसमें भी आप देखिए रोमन साम्राज्य जो है यहाँ से कीमती धातुएं जैसे कि सोना चांदी, विशेषकर सोना लेकर के आते थे और एशिया में व्यापार करते थे, चाइना के पास व्यापार करते थे इधर से। तो एक तो सोना लेकर के आ रहे हैं, ऊपर से यहाँ से जो मसाले वगैरह इधर से जाते थे यहाँ पर, तो जिससे उस समय तो भारत में सोने के सिक्के ढलवाए जाते थे, इतना सोना आता था। सोना का सिक्का आप सुने भी होंगे कि भारत में सोने के सिक्के ढलवाए जाते थे, इतना सोना आता था यहाँ पर। तो व्यापारिक जो संतुलन था, व्यापार का संतुलन, वो तो भारत और चाइना के पक्ष में था ना, भारत और एशिया के पक्ष में था। क्यों? देखिए व्यापार संतुलन क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज थोड़ा सा इसको समझिए, व्यापार संतुलन क्या होता है। व्यापार संतुलन, देखिए व्यापार संतुलन उसको कहते हैं जो निर्यात ज्यादा करता हो, निर्यात ज्यादा करता हो उसको व्यापार संतुलन उसके पक्ष में हो जाता था। वो कैसे? देखिए जो निर्यात ज़्यादा करेगा, इसका मतलब लाभ सबसे ज़्यादा किसको होगा? उसी को ना। निर्यात का मतलब हम अपने सामान विदेशों में ज़्यादा बेच रहे हैं, तो विदेशों में ज़्यादा बेच रहे हैं अपना सामान, तो उससे जो हमारा जो इनकम होगा वो तो बढ़ते जाएगा। तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ, हम उसको बेच रहे हैं, जितना ज़्यादा सामान बेचेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है हमारे पास, तो हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा है, इसका मतलब व्यापार का संतुलन हमारे पक्ष में जाता है। तो फिर कैसे कर सकते हैं कि आधुनिकीकरण हमारे यहाँ पहले आया? वो तो हमारे प्राचीन काल से ही आधुनिकीकरण आया हुआ है, तो कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, अब ठीक है, मानते हैं कि लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था, टूट गया था, कुछ ऐसी घटनाएं हुए थे जिसकी वजह से। लेकिन ठीक है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य से हमारा व्यापार थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य जैसे दो भागों में टूटा ना, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य से हमारा लिंक टूट गया, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य से तो व्यापार हमारा छठी शताब्दी के मध्य तक चलता रहा। तो फिर इतना लंबा व्यापार हमारा है, प्राचीनतम व्यापार, उसमें पूरे ग्लोबल स्थिति में हमारा व्यापार संतुलन है, बेहतर ग्लोबल स्थिति में है हम आर्थिक दृष्टि से। तो फिर कैसे कहते हैं ये लोग कि मतलब आधुनिकीकरण सबसे पहले हमारा है, हमारा हुआ? समझ रहे हैं? दूसरी चीज, इस समय एक घटना हुआ, एक इवेंट हुआ, उस इवेंट को समझते हैं। इसी समय लगभग जब व्यापार का संतुलन, लगभग जब व्यापार पूर्वी रोमन साम्राज्य से लगभग खत्म होने वाला था, उस समय एक घटना हुआ। क्या हुआ? देखिए हुआ ये कि जो अरब क्षेत्र है, अरब क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा ना, अरब क्षेत्र। देखिए अरेबियन एरिया जो है वो किसको कहेंगे यहाँ पर? देखिए ये जो इलाका है ना, फारस की खाड़ी, देखिए ये जो इलाका है फारस की खाड़ी, ठीक है, और ये अरब सागर और ये लाल सागर, ठीक है, और यहाँ पर भूमध्य सागर। तो इनके बीच वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है इसको कहते थे अरब क्षेत्र, ठीक है, इसको क्या कहते थे? अरब क्षेत्र। इस समय इस एरिया में जो लोग रहते थे वो जनजातीय लोग थे। कैसे लोग थे? जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोग थे, ट्राइबल लोग थे। तो देखिए ट्राइबल लोग हटा दिए इसको, ठीक है। देखिए जनजातीय लोग, ट्राइबल लोग थे। अब जनजातीय क्या होता है? देखिए जनजातीय का मतलब होता है कि वैसे लोग जो सभ्य अभी नहीं बने हैं, वैसे लोग जिन्होंने कृषि में अपने योगदान नहीं दिया, यानी कि कृषि से नहीं जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों की बात हो रही है।
वो लोग जो खानाबदोश जीवन जीते हैं, खानाबदोश जीवन, ठीक है। खानाबदोश जीवन कहने का मतलब क्या हुआ? खानाबदोश जीवन, खानाबदोश जीवन कहने का मतलब हुआ कि ये लोग घुमक्कर किस्म के थे, घूमते रहते थे। इधर भोजन खत्म हुआ तो दूसरे इलाका में चले गए, उधर खत्म हुआ तो दूसरे इलाका में चले गए, ऐसे कर करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जनजातीय लोग थे। इसी समय हुआ क्या कि 7वीं सदी में, कब? 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद साहब आए इसमें। कब? जनजातीय लोगों के पास अरब क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद आए और इस्लाम धर्म का जो है यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म मानने पर मजबूर करवा दिए, इस्लाम धर्म मनवा दिए। यानी ये लोग अब इस्लाम को मानने लगे। ये जनजातीय लोग, इस्लाम धर्म धीरे धीरे पूरे अरब क्षेत्र में फैल गया। इसका केंद्र बना मक्का मदीना। इसका केंद्र क्या बना? मक्का मदीना। आप अभी पढ़ते होंगे ना मक्का मदीना कहाँ पर है, किस देश में है? आपसे क्वेश्चन है, मक्का मदीना किस देश में है? देखिए, मक्का मदीना अभी सऊदी अरब में है। तो मक्का मदीना इस्लाम का केंद्र बना, वहाँ पर केंद्र बना। पैगंबर मोहम्मद का तो लगभग 632 ईस्वी में ही इनका डेथ हो गया। 632 ईस्वी में ही इनका डेथ हो जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब का। लेकिन उनके बाद जो आए उनको खलीफा कहा जाने लगा। इनके बाद जो आए उनको क्या कहा जाने लगा? खलीफा, खलीफा कहा जाने लगा। अब ये जो खलीफा लोग होते थे तो इन्होंने जो भी मतलब खलीफा, नया जो उत्तराधिकारी के रूप में जो खलीफा आते गए, उन्होंने इस्लाम धर्म को विस्तार करने लगा। ठीक है, उन्होंने इस्लाम धर्म का विस्तार करने लगे। और पहले तो अरब क्षेत्र में विस्तार हुआ, लेकिन जब खलीफा उमर के समय ये जो इस्लाम धर्म था ये पूरा पूर्वी एशिया में पहुंच गया, पूर्वी यूरोप में पहुंच गया, तुर्की के पास, ईरान में पहुंचा, ईरान में पहुंचा, इराक में पहुंचा, सीरिया में पहुंचा। इराक में नहीं कर सकते हैं, सीरिया में पहुंचा। इराक में बाद में आया हुआ, सीरिया में पहुंचा, ईरान में पहुंचा। तो ईरान के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। पूर्व मध्य एशिया में आप देखिएगा तो वहाँ पर मध्य एशिया के पास आपको मंगोलों का नाम आपने सुना होगा, जो चंगेज खां के बारे में है। ठीक है, चंगेज खां, यहाँ लिखते हैं चंगेज खां। चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा, चंगेज खां, जो मतलब अपने शासनकाल में बहुत ही क्रूर शासक था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो मंगोलिया के थे ना, मंगोल शासक थे। तो मध्य एशिया में मंगोलों ने फिर इस्लाम कबूल किया। पूर्वी एशिया में यहाँ पूर्वी यूरोप के पास भी इस्लाम धीरे धीरे मतलब पनपा। वहाँ पर कैसे पनपा उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे मंगोल शासक चंगेज खां, वैसे ये शुरू से मुसलमान नहीं थे। मंगोल शुरू से मुसलमान नहीं थे। चंगेज खां ने तो बौद्ध के एक शाखा को स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म का। तो वो तो इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। यहाँ तक कि चंगेज खां का जो पौत्र था हलाकू खान, इसका जो पौत्र था हलाकू खान, इसने तो इस्लाम के एक खलीफा पर आक्रमण करके उसको मार भी दिया था। तो मंगोल शासक तो पहले से थे नहीं इस्लाम, लेकिन बाद में धीरे धीरे मंगोल भी धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट होते गए, धीरे धीरे इस्लाम में तब्दील हो गए। फिर जब इधर के इलाके में जब आया, यहाँ पर टर्की वाला इलाका में जब ये सब पहुँचा, ठीक है, तुर्क वाले इलाके में, ठीक है, मध्य एशिया के पास, तो वहाँ पर तुर्क लोग थे। और तुर्क लोग लड़ाकू किस्म के लोग होते थे।
तो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम को बढ़ाने के लिए एक मजबूत शक्ति बनाया, जबरन लोगों को इस्लाम कबूल करवाने लगा। और पूरा इस्लाम जो है जबरन इसलिए कबूल करवाने लगा क्योंकि देखिए इस्लाम में एक नारा चलता था, एक धर्म इस्लाम धर्म होना चाहिए, एक जाति मुस्लिम जाति होना चाहिए, एक ग्रंथ कुरान होना चाहिए, एक राज्य इस्लामी राज्य होना चाहिए। इस तरीके के जो नारे थे इसी से प्रभावित होकर के ये राज्य जो है और मतलब विस्तार करता गया। इस्लाम में एक बड़ा ही बेहतर चीज़ होता था, मतलब भावना थी मिल्लत का भाव, जिसको कहते हैं बंधुत्व वाला भावना, जिसके आधार पर ये इस्लाम 7वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी तक ग्रोथ करता रहा, विस्तार करता रहा। तो आप समझ सकते हैं इस्लाम धर्म मतलब पूरा लगभग, अब देखिए अब ये पूर्व एशिया में चला गया, मध्य एशिया में चला गया, इधर चला गया, पूर्वी यूरोप के पास आ गया है, ईरान, इन सारे अरब वाले इलाके में, उत्तरी अफ्रीका वाले इलाके में। तो आप समझ सकते हैं अफ्रीका में, यूरोप में, उधर इधर मतलब हर जगह पर इस्लाम जब फैल गया तो उस समय तो इतना ही दुनिया था ना, ये तो अस्तित्व में नहीं थे अमेरिका। तो एक ग्लोबल रिलीजन बन करके उभरा इस्लाम धर्म, एक बोले तो वैश्विक धर्म बन करके उभरता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, अब समझिए, देखिए इस समय जैसे यहाँ पर जो रोमन साम्राज्य तुर्क लोग थे, तो तुर्क लोग बार बार इसको रोमन साम्राज्य को जो है टॉर्चर करते थे। अब कैसे करते थे, देखिए एक मैप थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा देखिए इस मैप में शायद आपको नज़र आएगा क्या। देखिए ये है भूमध्य सागर, ठीक है ना, यह है भूमध्य सागर, और यह है, देखिए यह है पूर्वी रोमन साम्राज्य यहाँ से, ठीक है, यह है पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको बिजेंटियन साम्राज्य कहते थे। क्या कहते थे, बिजेंटियन साम्राज्य या बाइजेंटाइन साम्राज्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं, ठीक है, बाइजेंटाइन साम्राज्य, ठीक है, बिजेंटियन साम्राज्य भी बोलते हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य भी, अब कुछ भी बोल सकते। तो देखिए ये जो बिजेंटियन साम्राज्य था इसी को पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं। जैसे देखिए रोमन साम्राज्य का जो उद्भव होता है, तो हमारे यहाँ जो मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश के अंत में, मौर्य वंश कब से कब तक रहा, लगभग 4वीं ईसा पूर्व से लेकर के 2री ईसा पूर्व तक रहा ना मौर्य साम्राज्य। तो 2री ईसा पूर्व में ही इनका रोमन साम्राज्य का मतलब अंत के बाद आप कहिए तो 1ली ईसा पूर्व के आसपास रोमन साम्राज्य का जो है उद्भव होता है। 1ली सेंचुरी में है शायद, 1ली सेंचुरी मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य का उद्भव होता है। किसका उद्भव होता है, रोमन साम्राज्य का। रोमन साम्राज्य एक बड़ा रोमन साम्राज्य मतलब उभरा था उस समय। तो जब इस साम्राज्य का उद्भव हुआ तो इसके साथ तो व्यापार हमारा चल रहा था, वो भूमध्य सागर वाले इलाके से, यहाँ इस इलाके से, और फिर उसके बाद यहाँ से लाल सागर होते हुए हम लोग निकलते थे और फिर वहाँ इंडिया और चाइना के पास, पूर्वी एशिया के पास जाता था यहाँ से पूरा। तो जब व्यापार इस तरीके से हो रहा था, अब हुआ क्या, ये आप समझिए ये टर्की वाला मतलब ये वो वाला इलाका है जो मतलब ओटोमन तुर्क का नाम आपने सुना होगा शायद, ओटोमन तुर्क जो तुर्क थे वो ओटोमन नाम का एक साम्राज्य विकसित किए उन्होंने, ओटोमन तुर्क, वो जो तुर्क जो लड़ाकू किस्म के थे। अब देखिए थोड़ा सा आपको ये कहानी बताते हैं कि रोमन साम्राज्य जब उद्भव हुआ था, कुषाण जो भारत में जो कुषाण शासक है उसी के पैरेलल चला था, तो कुषाण शासक के पैरेलल चला। अब रोमन साम्राज्य हुआ क्या कि 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, किन्हीं कारणों की वजह से, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो रोमन साम्राज्य का जब विघटन होता है तो उस समय 2 तरीके के रोमन साम्राज्य बढ़ जाते हैं। एक इस साइड वाला जो रोमन साम्राज्य होता है उसको कहते हैं पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही हम लोग बिजेंटियन साम्राज्य कहते हैं या बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही। अब 3री शताब्दी में वैसे तो पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था उससे व्यापार हमारा लिंक टूट जाता है, क्योंकि उसका टूट जाता है, वो रोमन साम्राज्य विघटन हो जाता है उसका।
तो इसलिए उससे हमारा व्यापार टूटता है, थोड़ा सा धक्का लगता है व्यापार का हमारे यहाँ। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य से व्यापार अभी भी जारी होता है, वो लगभग 6वीं शताब्दी तक चलता है, 6वीं शताब्दी के मध्य तक चलता है। तो इस समय क्या होता है, अब एक जो वैसे तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का भी विघटन हो जाता है आगे चल करके 5वीं शताब्दी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का भी विघटन हो जाता है और कई सारे छोटे छोटे राज्य यहाँ पर बन जाते हैं। और पूर्वी रोमन साम्राज्य तो 1453 ईस्वी तक चलता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य 1453 ईस्वी तक चलता है। ये कैसे चलता है देखिए, अब आते हैं यहाँ पर। ये जो ओटोमन तुर्क हैं, ये तुर्क एक तो लड़ाकू किस्म के थे, दूसरा इनके अंदर ये था कि हम सबको इस्लाम मनवाएंगे, इस्लाम धर्म कबूल करवाएंगे, ठीक है। अब जब इस्लाम धर्म कबूल करवाएंगे तो ये बार बार जो है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अटैक करते रहते थे, बार बार अटैक करते रहते। तो ये अपने आप को बचाते रहते थे पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग। लेकिन होता क्या है कि 1453 में 1453 ईस्वी में ये क्या होता है कि ये जो कुस्तुनतुनिया, देखिए ये एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, इसका नाम है कुस्तुनतुनिया। इस जगह का नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, यही है कुस्तुनतुनिया। ये और ब्लैक सी, काला सागर है ये क्या है? ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है। तो काला सागर के मुहाने पर यह कुस्तुनतुनिया नाम का जगह है जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी था। किसका है? पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी। क्लियर है? अब ये 1453 ईस्वी में क्या करता है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है ऑटोमन तुर्क, और फिर एक ऑटोमन साम्राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। अब जब यहाँ तक आ गया तो ये बार बार पश्चिमी रोमन साम्राज्य को भी अटैक करने लगा था। लेकिन इसमें जो छोटे छोटे राज्य बने थे वो सबने आपस में गठबंधन किया और जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका डट के सामना किया और यूरोप में इस्लाम धर्म नहीं आने दिया, ठीक है। पश्चिमी यूरोप में नहीं आने दिया, इसको रोक दिया। अब हुआ क्या, यहाँ मामला देखिए, इस साइड तो लोग इस्लाम धर्म के थे, सॉरी ईसाई धर्म के, और इस साइड इस्लाम धर्म के हो गए। अब हुआ क्या कि इस घटना को 2453 वाली जो घटना है, इससे बड़ा बदलाव हुआ, इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। वो मोड़ कैसा आया देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन। ये जो हुआ ना कुस्तुनतुनिया, इसका जब पतन हो गया, जब इसको जीत लिया गया, ये खत्म हो गया साम्राज्य, तब क्या हुआ कि ये जितने भी भूमध्य सागर से होकर के, जैसे ये जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से होकर के जो ऐसे जाना होता था, तो ये पूरा एरिया पर, जैसे आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये है भूमध्य सागर, ठीक है, इस वाले इलाके में। तो जब इस वाले इलाके पर जब इस्लाम का कब्जा है, यहाँ इस्लाम का कब्जा है, यहाँ इस्लाम का कब्जा है, इस पूरे एरिया में सिंधु घाटी में भी लगभग 712 ईस्वी में क्या करता है, 712 ईस्वी में जाकर के वहाँ भी सिंधु घाटी में भी इस्लाम वहाँ पर कुछ हद तक कब्जा कर लेता है। तो मतलब वहाँ पर भी इस्लाम को बढ़ावा मिलता है। तो लगभग इतने दूर में, मतलब, और ये एशिया वाला मंगोल वाला इलाका, यहाँ चाइना में भी मंगोल शासक एक आते हैं। जो मंगोल का भी एक कहानी है। कहानी ये है कि मंगोल शासक वैसे तो इस्लाम को नहीं मानते थे, लेकिन जो मंगोल शासक बाद में धीरे धीरे चल करके इस्लाम को जब कबूल कर लिए, तो उसका एक भाग था जिसको मुगल कहा गया। मंगोल शासक का ही एक भाग था जिसको, जो इस्लाम धर्म कबूल किया था ना, उसी को मुगल कहा गया। जो मुगल आप देखते हैं ना, मुगल साम्राज्य, उसी को मुगल कहा गया। अब ये मुगल, वैसे तो मुगल का पैतृक पैतृक परंपरा तुर्कों से था, लेकिन मातृक परंपरा तो मंगोलों से ही था। लेकिन ये मुगल मानने से इस बात को इनकार करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम ये माने कि मंगोल हमारे मतलब
मातृक परंपरा से जुड़े हुए हैं, नहीं मानते हैं। पता नहीं अब क्यों नहीं मानते, शायद हो सकता है मंगोलों को वो लोग इन्फीरियर मानते होंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए इस समय क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो ये पूरा इलाका लगभग क्या हो गया, इस्लाम का हो गया, इस्लाम धर्म का हो गया। अब ईसाई धर्म को क्या करना है, इंडिया से व्यापार करना है, पूर्वी एशिया से व्यापार करना है। चाइना में भी इस्लाम धर्म हो गया है। जो कुबलाई खान यहाँ का जो शासक है, चाइना में मंगोल शासक ही है लेकिन वो इस्लाम कबूल कर चुका है, कुबलाई खान। तो कुबलाई खान भी है। तो ये सब इस्लाम धर्म का जो है ना शासक बना हुआ है। अब आप समझिए कि अब जब यूरोप को इंडिया और पूर्वी एशिया से व्यापार करना है, क्यों भाई व्यापार क्यों करना है, छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि इन लोग जो इंडिया में मसाले उगते थे, जो इंडिया में रेशम मार्ग का आप नाम सुने होंगे, ठीक है, जो ऐसे चाइना से होकर के ऐसे सीधे ऐसे यहाँ पर आता था, ठीक है, चाइना से होकर के ऐसे आता था। देखिए एक और मैप लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे एक और मैप बना लेते हैं क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन है। देखिए जो सिल्क रूट की आप बात सुनते हैं ना, तो चाइना से लेकर के ऐसे जो सीधे निकलता है और यहाँ आता है भूमध्य सागर में, सिल्क रूट, रेशम मार्ग का आपने बात सुना होगा। फिर एक मार्ग यहाँ से ऐसे आता था जो ऐसे होकर के यहाँ भरोच जो बंदरगाह है यहाँ से होकर के या तो ये फारस की खाड़ी होते हुए इधर आए या फिर ऐसे लाल सागर होते हुए यहाँ आए। तो इस तरीके से जो है ये सिल्क रूट रेशम मार्ग था। अब जब ये पूरा एरिया जो है, अब पूरा एरिया ये इस्लाम का हो गया है, ये पूरा एरिया इस्लाम का हो गया है, तो अब आप समझिए ये एक ग्लोबल रिलीजन के तौर पर बना है ना। अब यहाँ से रोम से व्यापार करना है, तो जब भी रोम के लोग जैसे इंटर होते थे तो इस्लाम धर्म वाले वहाँ पर उसको पकड़ के जबरन उसको इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर करते थे और ईसाई को इस्लाम होना पड़ता था। अब इन लोगों के पास बहुत ही दिक्कत होने लगा क्योंकि सारा देश तो इनको पता था इधर ही है, इधर तो था ही नहीं देश, ऐसा मतलब इन लोगों को पता, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि इधर भी कोई देश है, इधर से भी रास्ता हो सकता है। क्यों नहीं मालूम था? अब इधर एक तो अटलांटिक महासागर है। इसी समय भूगोलवेत्ताओं ने खोज करना भी शुरू कर लिया था। लगभग ज्योग्राफर सब इन बातों पर भी परिचित थे कि पूरा पृथ्वी जो है वो गोल है, पूरा पृथ्वी क्या है, गोल है। तो इन लोगों का जिजीविषा आप देखो, जो बिजनेस करने का जो मतलब इच्छा है कि हम झुकेंगे नहीं लेकिन बिजनेस करेंगे उससे, क्योंकि यहाँ का मसाला बहुत ही काम देता था। यहाँ क्यों देता था भाई? क्योंकि देखिए इंडिया में मसाले जो होते थे ना वो यहाँ के, अब ये मसाला खाने के लिए थोड़ी मांगते थे, ये फ्रीजिंग करने के लिए मांगते थे। फ्रीजिंग कहने का मतलब हुआ कि जैसे जो मांस होते थे, मांस का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था यहाँ पर यूरोप में, तो मांस को कई दिनों तक बचा कर रखने के लिए उसमें मसाला लपेट करके रखा जाता था ताकि वो बचा रहे खाने के लिए। अब रेशम का भी डिमांड ज़्यादा था, कपड़े वैसे थे। दूसरा देखिए, अब इस समय यूरोप में भी क्या हुआ कि ये जो इटली वाला जो भाग है ना, इटली वाला भाग यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, इटली जो आप समझते हैं ना रोम, तो इटली वाला जो भाग है वहाँ के जो ईसाई थे ना, वो ईसाई को ताका पर रख दिए कि ईसाई हो, मतलब इस तरीके से है तो है, कोई बात नहीं। और उन्होंने मुस्लिम व्यापारियों से, अब मुस्लिम में भी जो व्यापारी हैं उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो मुस्लिम व्यापारियों से उन्होंने साठगांठ कर ली और आपस में डिस्कस कर लिया। और जो भी यहाँ से इंडिया से या फिर पूर्वी एशिया से जो मसाले आते थे वो रोम इटली के जो लोग थे वो व्यापारी खरीदने लगे, ठीक है, और ख़रीद करके यहाँ पर यूरोप में दोगुना तिगुना मतलब बहुत ही महंगे दामों में बेचने लगे। तो अब यूरोप के कुछ देश थे, जैसे देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है स्पेन, ठीक है, ये इलाका स्पेन का है और ये है पुर्तगाल।
तो स्पेन और पुर्तगाल में ज़्यादातर लोग नाविक के जैसे जीवन जी रहे थे, फिर एक यहाँ इंग्लैंड के पास भी। तो अब इसमें हुआ क्या कि स्पेन के लोग कुछ निकले, पुर्तगाल के लोग कुछ निकले कि हम भाई रास्ता खोजेंगे, हमको बिजनेस करना है, हम देखते हैं कहीं और बिजनेस करें, कैसे करें, इस रास्ते से ही जाते हैं क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, भटकेंगे भी तो इधर आ ही जाएंगे। भारत खोजने निकले इस एशिया में कि इधर से भी जाएंगे तो गोल है ये, घूम के इधर से आ जाएंगे वापस। लेकिन जब इन्होंने खोजना स्टार्ट किया तो कुछ और ही हुआ। इन सारे टॉपिक्स को हम अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक्स हो जाएगा, फिर ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो आज का जो हमारा क्लास है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था और कुछ नहीं, कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस तरीके से हुआ है। डीपली हम लोग नहीं गए हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, वर्ल्ड हिस्ट्री में जानेंगे, बस एक छोटा सा ओवरव्यू था। ठीक है, छोटा सा ओवरव्यू था जो हम लोगों ने आज इसके बारे में क्लियर किया। आपको शायद ये पता चला होगा कि कैसे इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में जो है धीरे धीरे कवर हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।